कनाडा, द कैपिटल ऑफ ड्रीम्स। आज से 500 साल पहले कनाडा में बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में कोई भी मेजर किंगडम एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो द क्वेश्चन इज कि लास्ट 500 ईयर्स में ऐसा क्या हुआ कि कनाडा की लाइफ को एक्सपीरियंस करना लाखों लोगों का सपना बन गया। सो हेलो एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब सीरीज द कैनेडियन ओडिसी। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की सबसे आइकॉनिक सिटी के बारे में। ये अकेली सिटी कनाडा की जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ मोर देन 160 लैंग्वेजेस बोली जाती है। वेलकम टू द सिटी ऑफ टोरंटो वेयर द जर्नी बिगिंस एंड स्टोरीज नेवर एंड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ एक मिथ था। अर्ली यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि देयर इज नो वेस्ट, यानी कि वेस्ट में कोई लैंड ही नहीं है। अगर आप 15th सेंचुरी से पहले का मैप देखोगे तो आपको उसमें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ही नजर नहीं आएगा। इस बात का सिर्फ एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हिंदू बुक में लिखा हुआ है जो कि है विष्णु पुराण। अराउंड 5th सेंचुरी में ये बुक कंपाइल करी गई थी एंड उसमें लिखा हुआ है दैट देयर आर 7 लैंड्स एंड 7 सीज। एंड आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि 7 लैंड्स तो है बट 7 सीज का रेफरेंस हम हर जगह देखते हैं कि 7 समुंदर पार, बट प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 5 ही ओशंस हैं। बट पहले के टाइम में जो अटलांटिक ओशन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। एंड जो पैसिफिक ओशन था वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक, विच मेक 7 ओशंस इन द वर्ल्ड। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में। ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इतनी लेट डिस्कवर हो पाया। मतलब जितने भी सेलर्स थे उनको प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए थे इस ओशन को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड का रिस्कीएस्ट ओशन भी माना जाता है। वर्ल्ड के मैक्सिमम शिप रेक्स, यानी जितने भी शिप्स जो हैं वो टूटे हैं वो इसी एरिया के अंदर टूटे हैं। इस ओशन को विदाउट मॉडर्न शिप्स एंड टूल्स के बिना क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट कुछ सेलर्स थे जिन्होंने ईयर 1000 में इस ओशन को क्रॉस करा एंड आप लोगों ने उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। आज प्रेजेंट डेट तक भी उन लोगों को ग्रेटेस्ट और ब्रेवेस्ट सेलर्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। वो थे वाइकिंग्स जिन्होंने ईयर 1000 में इसको क्रॉस करा। बट इवेंचुअली 1497 में जॉन कैबेट, जो कि एक इटालियन नेटिव थे, उन्होंने सेल करा था अंडर द फ्लैग ऑफ ब्रिटिशर्स एंड उन्होंने सेटलमेंट बिठाई ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे पहले। एंड उनके बारे में हम डिटेल में तब बात करेंगे जब मैं ईस्टर्न कोस्ट को कवर करूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीए रीजन के बारे में, जो कि है ग्रेटर टोरंटो एरिया। एंड प्रेजेंट टाइम्स में जो ये रीजन है ये कनाडा की हाईएस्ट पॉपुलेशन को होल्ड करता है एंड ये सबसे ज्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली प्लेस है। बट अर्ली टाइम्स में इसका बिल्कुल उल्टा था। कनाडा में पहली फॉरेन सेटलमेंट 1497 में बनाई, बट जीटीए रीजन के अंदर पहली फॉरेन सेटलमेंट बनाने में उनको नेक्स्ट 300 ईयर्स लग गए। उसके 2 सबसे बड़े रीजन थे एंड उसमें से एक रीजन मेरे पीछे है जो कि है लेक ओंटारियो। 19,000 स्क्वायर किलोमीटर की ये लेक सिटी ऑफ टोरंटो से लगभग 30 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। जीटीए रीजन की 100% वाटर सप्लाई अकेली ये लेक पूरी करती है। सेंचुरीज तक अमेरिकन, ब्रिटिशर्स एंड जो यहाँ के लोकल पीपल थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ लेक के ऊपर कंट्रोल चाहिए था। एंड एज अ रिजल्ट प्रेजेंट डेट में ये लेक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाफ लेक जो है वो कनाडा की साइड है एंड हाफ लेक बिलोंग टू दी स्टेट्स। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से टोरंटो में फॉरेन सेटलमेंट इतनी लेट बनी वो थी टोरंटो का डिस्टेंस फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, जो कि था अराउंड 1700 किलोमीटर्स। एंड एशियन टाइम्स में ये डिस्टेंस कवर करना, वहाँ पर एक अपनी सेटलमेंट को सप्लाईज प्रोवाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सो टोरंटो के अंदर फर्स्ट फॉरेन सेटलमेंट 1750 में एस्टैब्लिश हुई बाय दी फ्रेंच। इस वीडियो में हम जीटीए रीजन की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि सिटी ऑफ टोरंटो और यहाँ की लाइफ प्रेजेंट डेट में दिखती कैसी है। जब भी हम कनाडा के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक इमेज आती है, वो की है सीएन टावर की। 553 मीटर्स का स्काईस्क्रेपर 31 ईयर्स तक वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था। ओरिजिनली ये टावर सिर्फ टीवी सिग्नल्स एंड रेडियो कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था बाय CNR, स्टैंड्स फॉर कैनेडियन नेशनल रेलवे। बट आज की डेट में कनाडा की टूरिज्म इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर साल मोर देन 2 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट इसको विजिट करते हैं एंड आपको पूरे टोरंटो में हंड्रेड्स ऑफ व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे सीएन टावर।
एंड इस सिटी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हर किसी का अपना पर्सनल फेवरेट स्पॉट होता है। कनाडा कई डिकेड से एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री रही है। इसकी वजह से सिटी ऑफ टोरंटो वर्ल्ड की नंबर 1 डाइवर्स सिटी है। टोरंटो के अंदर इतने सारे डाइवर्सिफाइड पीपल होने के साथ ये सिटी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस देखने को मिल जाते हैं। एंड जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से कनाडा इतना ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली बना, वो थी यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एंड कनाडा की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क भी करते हो तो आपको कोई भी आपके जॉब के बेसिस पे जज नहीं करता, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो बिना किसी शर्म के। टोरंटो एक बहुत ही ज़्यादा फन लविंग सिटी है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग अपने वीकेंड्स बाहर एंजॉय करना पसंद करते हैं रेदर देन सिटिंग एट देयर होम एंड वॉचिंग टीवीज। फर्क नहीं पड़ता कि आप बीच पर्सन हो या माउंटेन पर्सन हो, कनाडा के अंदर जो बीचेस एंड लेक शोर के व्यूज हैं वो देख के आपको उनसे प्यार हो जाएगा। ये सिटी ऑल्सो फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पर कयाकिंग, बोटिंग एंड यॉट पार्टीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड जो यहाँ के रिच पीपल हैं, मैक्सिमम लोगों के पास अपनी पर्सनल बोट्स और यॉट्स हैं। एंड वाटर स्पोर्ट्स के अलावा इस सिटी में लोगों को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। यहाँ पे आपको गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट एंड सारी की सारी गेम्स आपको खेलते हुए लोग दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये सिटी मैक्सिमम टाइम बर्फ़ के अंदर ढकी रहती है, तो यहाँ पे आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, ये सारी स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप मेरी पर्सनल बात करो तो मेरे को भी यहाँ पे गोल्फ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया ड्राइव रेंजेस बनी होती है, आप वहाँ पे जाके गोल्फ खेल सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको एक सिटी में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो उस सिटी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। एंड उस सिटी के एक्सपेंसेस और अपने हायर ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। एंड यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेल्थ की कौन सी कैटेगरी में आते हो, यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपना सारा काम खुद ही करते हैं। एंड आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि इस सिटी में लोग रहने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने को तैयार क्यों हैं? द आंसर इज़ क्लियर, यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा बिजी सिटी लाइफ चाहिए, देन वेलकम टू टोरंटो डाउनटाउन। टोरंटो को डाउनटाउन फेमस है अपने वाइब्रेंट एंड लाइवली इन्वायरमेंट के लिए। अराउंड 17 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया के अंदर आपको वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल देखने को मिल जाएंगे। एंड पूरे डाउनटाउन का सबसे मेजर अट्रैक्शन माना जाता है डंडास स्क्वायर। इसको कनाडा का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है। ये जगह पूरे कनाडा की सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट पेडेस्ट्रियन जोन है, क्योंकि डंडा स्क्वायर के बिल्कुल सामने लोकेटेड है टोरंटो ईटन सेंटर, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मॉल ऑफ कनाडा, दैट इज पाथ। एंड टोरंटो के डाउनटाउन के अंदर आपको सबवेज, बसेस एंड स्ट्रीट कार्स भी मिल जाती हैं। इन सब का नेटवर्क यूनिफाई हुआ था 1921 में अंडर TTC, स्टैंड्स फॉर टोरंटो ट्रांजिट कमीशन। एंड ये पूरा ट्रांजिट सिस्टम अंडर सिंगल फेयर चलता है, यानी आपको एक ही बार टैप करना है और आप इनकी तीनों ट्रांजिट यूज कर सकते हो। एंड आपने अगर सिटी ऑफ टोरंटो की फोटोज अगर इंटरनेट पर देखी होंगी तो आपने ये जगह जरूर देखी होगी। दिस इज नेथन फिलिप्स स्क्वायर। कनाडा के सारे मेजर कल्चरल इवेंट्स इसी जगह पर होते हैं। इस जगह को जनरल पब्लिक के लिए 1965 में ओपन किया गया था। प्राइमरीली डिजाइन करा गया था लोगों की सोशल लाइफ एनहांस करने के लिए, ताकि लोग यहाँ पर आए एंड अपने ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन शेयर करें। एंड आज तक भी ये कनाडा की मोस्ट फेमस गैदरिंग प्लेस है। एंड विंटर में इस जगह को स्केटिंग रिंक बना देते हैं एंड जनरल पब्लिक के लिए फ्री है वो। एंड टोरंटो के डाउनटाउन के अंदर आपको कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के कैंपसेस मिल जाएंगे, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एंड जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। एंड पूरे टोरंटो की सबसे ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है हार्बर फ्रंट, जो कि आपको पूरे डाउनटाउन के साउथ साइड पे मिल जाएगी।
आपको इस छोटे से एरिया के अंदर डजन्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप हार्बर फ्रंट को एंजॉय कर सकते हो। एंड टोरंटो की साउथ साइड के आइलैंड्स पे लोकेटेड है बिली बिशप एयरपोर्ट, जहाँ पर आप प्लेन लैंडिंग्स डायरेक्टली हार्बर फ्रंट से देख सकते हो। एंड हार्बर फ्रंट से डेली फेरीज चलती हैं जो कि आपको सीधा टोरंटो आइलैंड्स पर ले जाती हैं। एंड टोरंटो आइलैंड्स के ऊपर आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बट मेजॉरिटी पीपल वहाँ पे सिर्फ टोरंटो की स्काईलाइन को देखने जाते हैं। एंड यहाँ पर एक टूरिस्ट लोकेशन ऐसी भी है जो सीएन टावर एंड इन सारे व्यू पॉइंट से ज़्यादा फेमस है। सिटी ऑफ टोरंटो से अराउंड 128 किलोमीटर्स दूर ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट विजिटेड फॉल्स है। इस फॉल्स को आप यूएस एंड कनाडा दोनों साइड से विजिट कर सकते हो। अगर हम यूएस एंड कनाडा के विजिटर्स कंबाइन करें तो पूरे साल में अराउंड 22 मिलियन पीपल सिर्फ इस फॉल को विजिट करने आते हैं। एंड यहाँ का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ फॉल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। नायग्रा फॉल्स सिटी के अंदर भी आपको बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस मिल जाएंगी। प्रेजेंट डेट में यूएस एंड कनाडा का नायग्रा फॉल रीजन पर बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बॉर्डर है, इसलिए ये जगह क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के लिए भी फेमस है। इस एरिया पर कंट्रोल करने के लिए दोनों कंट्रीज में स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पूरे जीटीए रीजन की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। अराउंड 14,000 ईयर्स पहले यहाँ पर पेलियो इंडियंस रहते थे जो कि मेनली हंटिंग पर सरवाइव करते थे। यहाँ पर फर्स्ट नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज जो थी वो थी वेंडेट्स। अराउंड 2600 ईयर्स तक ये लोग जीटीए रीजन में रहते थे, बट ईयर 1640 के अंदर न्यूयॉर्क रीजन के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जिनको हम आज होदेनोशोनी और 6 नेशंस के नाम से जानते हैं, उन्होंने इनकी विलेजेस पर अटैक कर दिया एंड बचे हुए वेंडर ट्राइब्स को वहां से मूव होकर आज के डेट के क्यूबेक रीजन में रहना पड़ा। एंड थोड़े टाइम के अंदर ही 6 नेशंस ने पूरे जीटीए रीजन का फुल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बट क्यूबेक रीजन में उस वक्त फ्रेंच का कंट्रोल था एंड फ्रेंच एंड एक डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज थी जिसका नाम था एल्गोनक्विन एंड वेंडेट्स। तीनों कम्युनिटीज एक हो गई एंड वो बार बार 6 नेशंस पर वापस अटैक करने लगी एंड 6 नेशंस के साथ डच का सपोर्ट था। बट कुछ ही टाइम में जीटीए रीजन के अंदर एक अननोन डिजीज फैलने लग गया। इसकी वजह से 6 नेशंस की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गई थी। एंड इसके बाद 1701 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मॉन्ट्रियल। एंड इस ट्रीटी के बाद 6 नेशंस को जीटीए रीजन छोड़ के वापस न्यूयॉर्क की साइड जाना पड़ा। बट उस टाइम तक वेंडेट्स की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा कम हो गई थी एंड वो काफी ज्यादा सेटल हो गए थे क्यूबेक के अंदर, इसलिए वो कभी वापस नीचे जीटीए रीजन में नहीं आए। बट स्टिल फ्रेंच को काफी ज्यादा थ्रेट था 6 नेशन से कि वो कहीं उन पे दोबारा अटैक ना कर दें, इसलिए उन्होंने एक दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज जिसका नाम था मिसिसागास एंड प्रेजेंट डेट में हम उसको मिसिसागास ऑफ क्रेडिट नेशन के नाम से जानते हैं, उनको अलाउ करा टू सेटल इन जीटीए रीजन। एंड उससे पहले वो लोग लेक यूरोन के पास रहते थे। बट कुछ सालों के बाद फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स में 7 इयर्स ऑफ वॉर हुई जो कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था एंड वो बहुत सारी कंट्रीज में लड़ा गया था। एंड उस वॉर को हारने के बाद फ्रेंच को अपनी सारी नॉर्थ अमेरिका की सेटलमेंट्स द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को सरेंडर करनी पड़ी, जिसके बाद कनाडा का नाम पड़ा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका BNA। बट जीटीए रीजन के ऊपर फ्रेंच का पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो रीजन ब्रिटेन के अंदर नहीं आया। सो ब्रिटिश को उस एरिया को अपने अंडर लेने के लिए मिसिसागास ऑफ द क्रेडिट नेशन से नेगोशिएट करना पड़ा। एंड उसके बाद एक डील साइन हुई 1787 में जिसका नाम था टोरंटो परचेज एंड जिसमें टोरंटो रीजन को परचेज किया गया फ्रॉम मिसिसागास। बट उन लोगों को लगा कि वो सिर्फ टेम्पररी परमिट दे रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए। सो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करा गया 1805 में एंड
जो उस लैंड की उस वक्त कीमत थी उसको दोबारा पे करा गया इन ट्राइबल कम्युनिटीज को। एंड इस बार सब कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट था एंड पूरे बॉर्डर्स डिफाइंड थे। बट काफी सालों तक उन लोगों को ये लगता रहा कि ये उनके साथ एक फेयर डील नहीं हुई, इसलिए 2010 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने $145 मिलियन देकर इस लैंड को रीपरचेज करा। एंड प्रेजेंट डेट तक भी काफी ज्यादा ट्रीटीज कैनेडियन गवर्नमेंट एंड मिसिसागास ऑफ द क्रेडिट नेशन के बीच में साइन हुई। एंड ईयर 2025 में 2 ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी 22 एंड 20। एंड अकॉर्डिंग टू दिस $30 मिलियन कैनेडियन गवर्नमेंट ने एडवांस पेमेंट दी है एंड जो भी आगे का अमाउंट है वो भी फाइनल नहीं। एंड एक थर्ड ट्रीटी भी साइन हुई है जिसका नाम है रिवर वैली ट्रीटी, जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट एंड ओंटारियो गवर्नमेंट ने मिलकर $183 मिलियन प्रपोज करे हैं। बट उन लोगों ने अभी तक इस अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करा है एंड वो स्टिल नेगोशिएट कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मिसिसागास ने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सेटल होने के लिए अलाउ करा ही क्यों? इसका मेन रीजन है अमेरिकन इंडिपेंडेंस। 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था एंड उसके बाद अमेरिका काफी तेजी से डेवलप कर रहा था, तो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज को उनसे थ्रेट था कि कहीं वो उन पर अटैक ना कर दें। सो इस रीजन के अंदर ब्रिटिश को अपनी सेटलमेंट्स बनानी बहुत जरूरी थी ताकि वो अमेरिकन इन्वेजन को रोक सके। नायग्रा फॉल्स से अराउंड 20 किलोमीटर दूर एक ब्रिटिश फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट नायग्रा, जो बिल्ड करा गया था बाय फ्रेंच फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कनाडा। बट आफ्टर ट्रीटी ऑफ 1794 ये फोर्ट अमेरिका के पास चला गया एंड जो फोर्ट बना था कनाडा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कनाडा का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एंड इसके बाद अमेरिका कभी भी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका पे अटैक कर सकता था क्योंकि उन्हें पूरा नॉर्थ अमेरिका चाहिए था। सो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल उसके सामने बनाया गया फोर्ट जॉर्ज। सो वेलकम टू फोर्ट जॉर्ज। आप जो मेरे पीछे फोर्ट देख रहे हो, इस फोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है कि कनाडा पे आज अमेरिका का झंडा नहीं लहर रहा, क्योंकि ये जो है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में फर्स्ट डिफेंस है कनाडा के लिए। जो अर्ली टाइम के ब्रिटिशर्स एंड अलाइज थे उन्होंने इस फोर्ट को अपना मेन बेस बनाया हुआ था 1796 के आसपास। एंड उसके कुछ साल बाद ही 1812 में अमेरिका ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका पे अटैक कर दिया एंड उसके बाद हुई द वॉर ऑफ 1812। कनाडा की हिस्ट्री की ये सबसे ज्यादा डेडली वॉर थी क्योंकि इसमें ब्रिटिश सोल्जर के साथ साथ सारे ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग 6 नेशंस, मिसिसागास, एल्गोनक्विन, ये सारी ट्राइब्स लड़ी थी। एंड आज की डेट में जो टोरंटो आइलैंड्स फेमस है अपनी एक्टिविटीज के लिए, उन्होंने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही मेजर रोल निभाया था। ब्रिटिश आर्मी ने पूरे आइलैंड के ऊपर बहुत सारी तोपें लगा दी थी, तो जैसी अमेरिकन नेवी सिटी पे अटैक करने आती थी तो उनको इन तोपों का सामना करना पड़ता था। बट फाइनली जब ये वॉर ओवर हो गई तो कोई भी बॉर्डर्स चेंज नहीं हुए, लेक हाफ पार्ट में डिवाइडेड रही एंड जो नायग्रा फॉल्स थी वो भी हाफ पार्ट में पहले की तरह डिवाइडेड रही। एंड इस वॉर के बाद कनाडा ने अपनी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करा एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस पे यहाँ की डेवलपमेंट हुई। अराउंड 1960 में काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे आके रहने लग गए क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री से बेटर लाइफस्टाइल कनाडा का लगता था। एंड फाइनली 1982 में कनाडा फुली इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड आज की डेट में कनाडा सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक ड्रीम टू लिव है।